बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 22.3। जी, एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। The following data show number of devices resulting in observed values in appropriate ranges. Find arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median, quartiles and mode. तो क्लास यहाँ पर बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था वो सारी चीजें हैं। सिर्फ यहाँ पर एक नई चीज का इजाफा हुआ है, वो है क्वार्टाइल। यहाँ पर आपको क्वार्टाइल भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बस क्वार्टाइल नहीं था, बाकी तमाम चीजें एज इट इज वही है। तो क्लास यहाँ पर आपको जो है वो डाटा गिवन है, आप देख सकते हैं कि क्लास लिमिट्स की फॉर्म में है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब ये ग्रुप डाटा। ठीक है, जहां फ्रीक्वेंसी आ जाए समझे कि ये ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा तो है, लेकिन किस टाइप का ग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? तो क्लास बिल्कुल ये कंटिन्यूस डाटा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरी क्लास लिमिट्स है वो कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है ना, यहाँ पर ग्रुप की फॉर्म में दी हुई है 10.5 से लेकर 10.9 तक, फिर नेक्स्ट इससे आगे की क्लास शुरू हो गई, फिर इससे आगे की क्लास शुरू हो गई। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नेक्स्ट क्लास का जो ताल्लुक है वो पिछली क्लास से होता है, यानी उससे आगे से हम कंटिन्यूसली वही चीज सीक्वेंस से हमारी जो क्लासेस हैं वो चलती जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस डाटा। तो इसकी कैलकुलेशन सेम उसी तरीके से होगी जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में की थी। तो क्लास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है वो कॉलम बना लिए हैं। पहले हम फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन के लिहाज से मैंने यहाँ पर कॉलम बना लिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम मेरा क्लास लिमिट का है, देन फ्रीक्वेंसी का है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ पर x, जिसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मेरा हो जाएगा fx का, फिर log x का, और फिर f log x का, और फिर f अपॉन x का। तो क्लास ये सारे कॉलम हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले x फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है कि ये कॉलम मैंने क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। अर्थमेटिक मीन के लिए मुझे समीशन ऑफ fx चाहिए। देखिए समीशन ऑफ f तो सब में चाहिए, चाहे मैं अर्थमेटिक मीन फाइंड करूं, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, समीशन ऑफ f सबकी रिक्वायर्ड है। तो समीशन ऑफ f तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। ठीक है, आप मुझे जाहिर है इसके लिए समीशन ऑफ fx चाहिए, तो यहां से मिलेगा हमें। इसके लिए हमें समीशन ऑफ f log x चाहिए, जो कि हमें यहां से मिलेगा। इसके लिए हमें समीशन ऑफ f अपॉन x चाहिए, जो कि हमें यहां से मिलेगा। उसके मुताबिक मैंने सारे कॉलम बना लिए। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्लास x फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। इसके अलावा मैंने इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरीके से हम x फाइंड करते हैं। देखिए होता क्या है, लोअर क्लास लिमिट, ये वाली जो क्लास लिमिट है मेरी, ये क्या है, लोअर है, ये अपर है। तो लोअर क्लास लिमिट में मैं अपर क्लास लिमिट को प्लस करूंगी और उसको डिवाइड किससे कर दूंगी, 2 से। तो मेरा क्या आता जाएगा, x आता जाएगा। ठीक है, यानी कि मिड वैल्यू। और दूसरा नाम क्या है इसका, क्लास मार्क्स। इसको हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं, मिड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट हम इसको किससे करते हैं, x से, स्मॉल x से। तो क्लास अब हम फाइंड कर लेते हैं। देखें हर बार आपको यहां डिवाइड कर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको फर्स्ट वैल्यू जो है x की वो यहां पर पूरी कैलकुलेट करके दिखा देती हूं। बाकी मैं यहां पर डायरेक्टली निकालती रहूंगी कैलकुलेटर से, आप भी ऐसे कीजिए। ठीक है, जैसे मेरे पास यहां पर लोअर क्लास लिमिट क्या है, 10.5,
प्लस 10.9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैंने उसी तरीके से वैल्यू रख दी, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर जो भी आती जाएगी वैल्यू वो मैं यहां लिखते जाऊंगी। ठीक है, तो हर बार मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, आपको पता है कि क्या क्या आपने करना है, हर बार यही करना है, इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, दोनों वैल्यू को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो बाकी वैल्यूज हम डायरेक्टली यहां पर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्लास जब आप कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10.7। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब आप यहां पर इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, यानी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को, और उससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 11.2। जी ठीक है, तो ये मेरे पास सब क्या आ गई है, वैल्यू x निकल कर आ गई है, सब हमने x फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, x मैंने क्यों फाइंड किया, ताकि मैं fx फाइंड कर सकूं, f यानी फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करवा सकूं, इसीलिए मुझे उसके लिए क्या रिक्वायर्ड था, x। तो अब x हमारा आ चुका है, अब मुझे 1 बाय 1 हर फ्रीक्वेंसी को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते जाना है और मेरा आता जाएगा fx। ठीक है, तो आप भी कैलकुलेटर में कीजिए, मैं भी कर रही हूं जी। फर्स्ट वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 10.7 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 21.4। ठीक है, 21.4। सेम इसी तरह से अब मैं 7 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 11.2 से, तो वैल्यू आ जाएगी 78.4। अब क्या करना है मुझे क्लास, सबके मैंने fx तो फाइंड कर लिए हैं, अब मुझे fx का क्या चाहिए, टोटल चाहिए, यानी इसका समीशन चाहिए। ठीक है, तो हम इन तमाम वैल्यूज को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे कैलकुलेटर में। तो कर लेते हैं इन तमाम वैल्यू को प्लस करने के बाद जो फाइनली हमारी वैल्यू आएगी वो होगी 464.8। ठीक है, 464.8 ये मेरी वैल्यू आ गई है, ये मेरा क्या है, समीशन ऑफ fx। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट कॉलम, दैट इज log x। अब मुझे क्या फाइंड करना है, log x फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, x ये जो मैंने फाइंड किया ये वाले कॉलम में x की हर वैल्यू का मैं log निकाल लूंगी। ठीक है, तो मैं हर वैल्यू को ये log हर वैल्यू जो x की है उसको मैं log के साथ लिख लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको तो पता है साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम किस तरीके से log की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले आप log प्रेस करेंगे, ठीक है, log प्रेस करने के बाद आप जिस वैल्यू का भी log निकाल रहे हैं वो वैल्यू लिखेंगे, टाइप करेंगे वो वैल्यू, और उसके बाद इक्वल टू का बटन टाइप कर देंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। तो मैं सबको साथ लिख लेती हूँ, log के तमाम जितनी भी मेरे पास x की वैल्यू उन सबको log के साथ लिख लेती हूँ। क्या आप देख सकते हैं मैंने तमाम वैल्यू को log के साथ लिख लिया है। अब मैं इन तमाम वैल्यू का log फाइंड कर लेती हूँ, तो कर लेते हैं। फिर जब हम फर्स्ट वैल्यू का log फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.0293 जी। अब ये तो मेरे पास क्या आ गया है, कॉलम log x का आ चुका है, क्योंकि लेकिन log x तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, समीशन ऑफ f log x। तो अब r log x की वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, यहाँ f से। f मेरे पास कॉलम ये रहा, इस वैल्यू को मुझे इससे मल्टीप्लाई करवाते जाना है, तो मेरा क्या आ जाएगा, f log x। तो मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ जी। ये देख सकते हैं कि तमाम जितनी भी मेरी वैल्यू थी log x की सबको मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया है, वैल्यू ऑफ f से। f की जो भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो भी थी सबको मैंने फ्रीक्वेंसी से इधर मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम 1 बाय 1 हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे और यहाँ पर उसका आंसर लिखते रहेंगे। तो मैं भी कर रही हूँ कैलकुलेटर से, आप भी मेरे साथ साथ करते जाएं जी। तो क्लास आप देख सकते हैं कि तमाम मेरे पास
एफ लॉग एक्स की वैल्यू सामने आ चुकी है आपके, ठीक है, सब हमने कैलकुलेट कर ली है, सब वैल्यू को मैंने एफ से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब मुझे क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स, यानी इन तमाम वैल्यू का टोटल, इन तमाम वैल्यू का सम करेंगे हम। प्लस कर लीजिए अपने कैलकुलेटर में, मैं भी कर लेती हूँ प्लस, आप भी कीजिए मेरे साथ साथ। जब हम इन तमाम वैल्यू को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 41.9508। इन तमाम वैल्यूज को प्लस करने पर मुझे वैल्यू मिल चुकी है, ये आपके सामने है, ठीक है जी। अब हम साथ ही नेक्स्ट कॉलम भी फाइंड कर लेते हैं एफ अपॉन एक्स का। यहां मुझे क्या करना है, हर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किससे करवाना है, एक्स से। तो फ्रीक्वेंसी ये रही मेरे सामने और एक्स ये रहा, तो इस फ्रीक्वेंसी को मुझे रखना है न्यूमिनेटर में और एक्स को रखूंगी मैं डिनोमिनेटर में। तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एक्स। तो कर लेते हैं, यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास, 2 है। 2 को मुझे डिवाइड किससे करवाना है, 10.7 से। फ्रीक्वेंसी को मैंने x से डिवाइड यहां पर लिख दिया है करके। अब हम इन तमाम वैल्यूज को 1 बाय 1 कैलकुलेटर से डिवाइड करते जाते हैं और अपना आंसर फाइंड करते रहते हैं। तो आप भी कीजिए कैलकुलेटर से, और मैं भी कर रही हूँ, अपने आंसर्स को मेरे साथ 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 टैली करते देख सकते हैं। तमाम वैल्यू एफ एक्स की मैंने फाइंड कर ली है, हर वैल्यू को मैंने डिवाइड करवा दिया है आपके सामने। डेसिमल के बाद मैंने 4 डिजिट्स लिए हैं, ठीक है, आप भी इसी तरह कीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स फाइंड करना है। तो हर वैल्यू को मैं क्या कर लूंगी, यहाँ पर प्लस कर लूंगी। तो आप भी कैलकुलेटर से इन तमाम वैल्यू को प्लस कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। और प्लस करने के बाद जो फाइनली हमारा आंसर आएगा वो होगा 3.2801 जी। तो आप देख सकते हैं कि जो जो हमें रिक्वायर्ड थे कॉलम वो हमने सब फिल कर लिए हैं, यहाँ पर सब आ चुके हैं। समीशन ऑफ एफ भी आ चुका है, समीशन ऑफ एफ एक्स भी आ चुका है, समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स भी हमारे पास है, और समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स भी हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सबके फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब मैं 1 बाय 1 सबको फाइंड कर लेती हूँ। तो पहले मैं अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेती हूँ जी। अर्थमेटिक मीन के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, समीशन ऑफ एफ एक्स, जो कि ये रहा मेरा। हम पुट कर लेते हैं इसको 464.8 जी। इसको हम डिवाइड करवा देंगे समीशन ऑफ एफ यानी कि 39 से जी। डिवाइड करवाने पर मेरा मीन आ जाएगा 11.9179। ये हमारा यहां पर मीन आ चुका है जी। अब हम फाइंड कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी आपके सामने है और यहां पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि हमने फाइंड की है, समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स। इसकी प्लेस में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर में आप इस दोनों वैल्यू को डिवाइड करवा लीजिए। पहले लिखिएगा 41.9508 डिवाइडेड बाय 39। देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास डिवाइड करवाने के बाद जी। जब हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 1.0756। इस वैल्यू को मुझे फाइंड करना है एंटीलॉग, ठीक है। तो हम इसका एंटीलॉग निकाल लेते हैं। एंटीलॉग निकालना भी आपको सिखाया था लास्ट क्वेश्चन में। क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहला काम, चूंकि एंटीलॉग क्या है, वो रेसिप्रोकल है लॉग का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, देन यू विल प्रेस लॉग, ठीक है। पहले शिफ्ट प्रेस लाजमी करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद जब आप लॉग प्रेस करते हैं तो इसका मतलब वहां पर एंटीलॉग ऑन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये हो जाए तो ये वैल्यू उसके आगे टाइप कीजिए जो लिखी हुई है और फिर इक्वल टू का बटन प्रेस कर दीजिए, आपका एंटीलॉग आ जाएगा जी। जब हमने इसका एंटीलॉग निकाला इस वैल्यू का, तो मेरे पास जो फाइनली आंसर आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन का वो है 11.9014, ठीक है। 11.9014 ये मेरे पास क्या आ चुका है, ज्योमेट्रिक मीन। आइए अब हम हार्मोनिक मीन भी फाइंड कर लेते हैं। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज समीशन ऑफ एफ अपॉन समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स। दोनों चीजें हमारे सामने हैं, एफ अपॉन एक्स का समीशन भी और समीशन ऑफ एफ भी।
तो पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में वैल्यू। तो हम 39 को डिवाइड करवा देते हैं 3.2801 से, तो देखते हैं हमारा हार्मोनिक मीन क्या आता है। जी, जब 39 को हमने डिवाइड करवाया 3.2801 से, तो हमारी वैल्यू आ रही है फाइनली कैलकुलेटर में 11.8898, दैट इज ओवर हार्मोनिक मीन। तो आप देख सकते हैं क्लास, यहाँ पर हम तीनों जो है फर्स्ट फाइंड कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब नेक्स्ट हमारे क्या रह गए हैं, मीडियन, क्वार्टाइल एंड मॉड। तो आइए हम उनको भी फाइंड कर लेते हैं। जी, तो क्लास अब हम आ गए मीडियन फाइंड करने के लिए, मीडियन, क्वार्टाइल एंड मॉड। तो क्लास मीडियन फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली दो कॉलम चाहिए होते हैं, एक क्लास बाउंड्री का और दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये दो कॉलम तो हमें दिए हुए थे डाटा में, क्लास लिमिट एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ चेंजिंग आएगी सिर्फ, अब हमारे कॉलम क्या हो जाएंगे, क्लास बाउंड्री एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। कैलकुलेशन आपको हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी करके दिखाई थी, तो चलें क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा मेरा गिवन है वो किसमें है, डेसिमल में है, अब यहाँ होल वैल्यू में नहीं है। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन, लेकिन सेम उसी तरीके से होगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में की थी। तो क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, डिफरेंस, यानी कि डी फाइंड करना होता है कि एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए ना, ये हमारी क्या है, क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल 5 क्लासेस हैं इसमें। तो एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, एक डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं तो बाकी तमाम में भी डिफरेंस वही होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डी। डी का फॉर्मूला हमारे पास होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी लोअर क्लास लिमिट मुझे किसकी चाहिए, सेकंड क्लास की, ये वाली, ये मेरी क्या है, लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है। तो लोअर क्लास लिमिट में किसकी लूंगी, सेकंड क्लास की, यानी कि ये वाली, और अपर क्लास लिमिट में किसकी लूंगी, फर्स्ट क्लास की, यानी कि ये वाली। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं पहले डी। जी, तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, यानी कि सेकंड क्लास मेरी ये रही, और लोअर क्लास लिमिट ये है 11.0। 11.0 माइनस आगे लिखा हुआ है अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास मेरी ये रही और उसकी अपर क्लास लिमिट क्या लिखी हुई है, 10.9। जी, तो क्लास जब हम 11.0 में से माइनस 10.9 को करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी डी की 0.1। ठीक है, क्या आ जाएगी 0.1। जी, जब हमारे पास डी आ जाएगा क्लास, तो फिर हम क्लास बाउंड्री के लिए पहले लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे सेम, और फिर उसी तरीके से अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे। तो लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस डी अपॉन टू। इसी तरह से अपर क्लास बाउंड्री के लिए फॉर्मूला है लोअर अपर क्लास लिमिट प्लस डी अपॉन टू, यानी डी अपॉन टू मुझे यहां लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है, जबकि अपर क्लास लिमिट में प्लस करना है। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं। जी, लोअर क्लास लिमिट मेरी पहली क्या है, 10.5। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट है 10.5। हम सिर्फ फर्स्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्लास, बाकी जो क्लास बाउंड्री है उसके लिए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप देखिएगा वो हम ऑटोमेटिकली खुद ही फाइंड करते जाएंगे। एक हमारे पास आ जाती है तो बाकी का आइडिया हमें खुद ब खुद हो जाता है। तो बस एक के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लें और बाकी आप इंशाल्लाह बगैर कैलकुलेशन के खुद ही फाइंड करते जाएंगे। तो क्लास यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट है 10.5 माइनस डी की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 0.1।
इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, जी 0.1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.05, ठीक है, 0.05। अब 10.5 में से जब मैं माइनस करूंगी 0.05 को तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 10.45। ठीक है, 10.45 ये मेरी क्या आ गई, लोअर क्लास बाउंड्री आ गई। कौन सी कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट क्लास बाउंड्री अपनी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसी की अपर क्लास बाउंड्री। तो अपर क्लास बाउंड्री के लिए मुझे नीड होगी फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं, जी अपर क्लास लिमिट मेरे पास फर्स्ट क्लास की क्या है, 10.9 प्लस डी हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.1, और उसको डिवाइड करवा देते हैं 2 से, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जाहिर है 0.1 जब 2 से डिवाइड होगा तो यहां भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.05। जी ये देख सकते हैं 10.9 में जब हम प्लस करेंगे 0.05 को तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 10.95, ठीक है, 10.95। तो क्लास आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारी लोअर क्लास बाउंड्री भी आ चुकी है और अपर क्लास बाउंड्री भी आ चुकी है। तो हम यहां लिख लेते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री में हम लिखेंगे 10.45 और अपर क्लास बाउंड्री में मेरी आ जाएगी 10.95। ठीक है, तो क्लास अब क्लास बाउंड्री का देखें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर हम एक फाइंड कर लेते हैं तो बाकी बहुत इजीली आ जाती हैं। वो किस तरीके से कि जहां पर हमारी क्लास बाउंड्री एंड होती है वहीं से नेक्स्ट क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। यानी 10.95 से ही हमारी नेक्स्ट क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहां पर 10.95 को कॉपी कर लेते हैं। यही क्वालिटी है क्लास बाउंड्री फाइंड करने में, इसीलिए आपसे कहा कि बस एक फाइंड कर लें, बाकी हम खुद ही फाइंड कर लेंगे। जी अब देखें अपर क्लास बाउंड्री किस तरह फाइंड करूंगी मैं। आपने कुछ नहीं करना, देखिए जब हम यहां पर अपर क्लास बाउंड्री फाइंड कर रहे थे तो आप देख रहे हैं यहां पर 10.9 के आगे क्या लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है। सेम इसी तरीके से आप बाकी अपर क्लास लिमिट में आगे 5 का इजाफा करते जाएंगे, 5 की एडिशन करते जाएंगे, आपकी अपर क्लास बाउंड्री आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं अपर क्लास बाउंड्री फाइंड कर रही हूं तो मैं क्या करूंगी, 11.45, यहां क्या हो जाएगा 11.95, 12.45, 12.95। किसको देख के हमने ये अंदाजा लगाया, अपनी फर्स्ट क्लास बाउंड्री को। फर्स्ट क्लास बाउंड्री को देखते हुए हम बाकी क्लासेस में भी सेम उसी तरीके से एडिशन करते जाएंगे। तो यहां पर अब मेरी अपर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगी, 11.45। और लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करना तो बहुत ही आसान है, जो हम अपर क्लास बाउंड्री में लिखते हैं सेम उसी को कॉपी कर देते हैं लोअर क्लास बाउंड्री के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरी क्या हो जाती है, वही सेम जो अपर क्लास बाउंड्री मैंने लिखी होती है सेम उसी को हम कॉपी कर देंगे। तो कर देते हैं कॉपी, ये देख लीजिए यहां पर मैं इसी को कॉपी कर देती हूँ। तो अब मेरी ये क्या बन गई,
लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। और अपर क्लास बाउंड्री में मैं क्या करूंगी, 9 के आगे 5 लगा दूंगी, तो मेरी अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी, यानी 11.95। नेक्स्ट में क्या करूंगी, इसी को कॉपी कर दूंगी, और यहां पर अपर क्लास बाउंड्री किस तरीके से फाइंड होगा, 12.4 के आगे क्या लगा दूं, 5, ये हो जाएगा 12.45। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास बाउंड्री किस तरह आएगी, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ दोबारा, जहां पर मेरी एंड हुई है। तो क्लास ये फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं, बस एक हमें मालूम हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास बाउंड्री फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो क्लास कोशिश क्या करें कि कैलकुलेशन लाजमी करें, उससे होता है क्या है कि आपकी मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, बल्कि होते ही नहीं। तो जो लोग बगैर कैलकुलेशन के डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक्स जरूर हो जाती है। तो थोड़ी सी आप मेहनत कर लें, ठीक है। अपना रफ वर्क में कहीं भी नीचे इस तरीके से कैलकुलेशन की हेडिंग डालकर ये पूरी कैलकुलेशन जैसे मैंने की है, इसी तरीके से आप लोग भी करेंगे तो इंशाल्लाह कहीं भी आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। फॉर्मूलों को सब याद कर ले, कहाँ कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करवा रही हूँ, और आप उसी लिहाज से कैलकुलेशन करते जाएं, तो बिल्कुल आपके आंसर्स जो आएंगे वो एक्यूरेट होंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 12.95। ये देख सकते हैं मैंने तमाम क्लास बाउंड्री आपके सामने फाइंड करके दिखा दी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह से आ गई होगी, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी उसकी। उसमें हम करते क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जी फर्स्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो मेरी एज इट इज कॉपी हो जाती है, यानी कि जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी लिखी होती है सेम उसी को कॉपी कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किससे आएगी, उसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। हर बार हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे और मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी, यानी अब मैं 2 में प्लस कर दूंगी 7, तो मेरी नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 9। सेम इसी तरीके से 9 में मैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दूंगी, तो मेरी नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 9 में प्लस करूंगी 10, तो ये हो जाएगा 19। इसी तरह से 19 में अब मैं प्लस करूंगी 12 ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 31। ठीक है। उसके बाद 31 में जब मुझे नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो 31 में मैं प्लस कर दूंगी 8, यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को, तो मेरी नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो मैं 31 में प्लस कर दूंगी 8, तो वैल्यू हो जाएगी 39। जी, तो आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी मेरा फिल हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, बस एक चीज का ख्याल रखा करें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप फाइंड कर लें, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होती है, यानी समीशन ऑफ एफ जो हमने निकाला होता है सेम वही आंसर आने चाहिए, ये दोनों मैच कर जाए, इसका मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट की है। चलिए तो क्लास अब हम फाइंड कर लेते हैं मीडियन। जी, तो क्लास अब हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी बताया था, कि उसके लिए हम पहले फाइंड करते हैं मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास का फॉर्मूला मेरा होता है n/2 th वैल्यू, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है, क्योंकि मेरा डाटा क्या है, ग्रुप डाटा है, यहाँ पर ग्रुप डाटा में हम n का वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, समीशन ऑफ f। तो n का मतलब है समीशन ऑफ f, जहां कहीं भी n आ गया आप समझ जाइए आपने क्या पुट करना है, समीशन ऑफ f, यानी सिग्मा ऑफ f। तो अब हम यहाँ पहले मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हैं। तो n की प्लेस में मुझे क्या रखना है, सिग्मा ऑफ f, जो कि सिग्मा ऑफ f कितना दिया हुआ है मेरा 39। तो मुझे 39 को किससे डिवाइड करना होगा, 2 से, तो मेरी आ जाएगी मीडियन
क्लास। तो क्लास जब हम 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 19.5 TH वैल्यू जी। अब जो ये मेरे पास मीडियन क्लास निकल कर आई है क्लास, इसको मुझे देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये 19.5 जो है वो कहाँ लाई कर रही है, किस वैल्यू में आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा 19.5 है, यानी 19 से अबव है मेरी वैल्यू। तो जाहिर है यहां तक तो नहीं लाई कर रही होगी ना, ये तो 19 तक है, हमारी वैल्यू 19 से ऊपर है, 19.5 है, तो यहां आ रही होगी यकीनन हमारी वैल्यू, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है 19 से वैल्यू ग्रेटर हो जाती है। तो जाहिर है 19 इसके अंदर ही आ रहा होगा, इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, मीडियन क्लास। तो इसके आगे आप लिख लीजिएगा एरो लगाकर, ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास, ठीक है। क्लास इसको आप मीडियन ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर मीडियन क्लास कहा है, दूसरा नाम इसका मीडियन ग्रुप भी हो सकता है। तो क्लास अब आपने देखें ये जो आपने लिखा है ना मीडियन क्लास, इसको आप हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं, लाइट सा कलर कर सकते हैं, येलो, पिंक, ब्लू, जो आपको अच्छा लगे। उससे क्या होगा कि आपकी ये वाली रो हाईलाइट हो जाएगी, दूसरी रो के मुकाबले में आपको अलग ही नजर आएगी कि ये आपकी क्या है, मीडियन क्लास। ये हमारी आ चुकी है मीडियन क्लास। अब जबकि हमें मीडियन क्लास फाइंड हो गई है तो हम इजीली अब क्या फाइंड कर सकते हैं, मीडियन। तो आइए देखते हैं ग्रुप डाटा में हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं जी। तो क्लास अब हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये मीडियन जो है वो इक्वल होता है L प्लस H अपॉन एफ ब्रैकेट N अपॉन 2 माइनस C, ठीक है। अब प्लस इस फॉर्मूले में ये जो जो वैल्यूज यहाँ पर यूज हुई हैं इनकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप भी अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा। हर चीज के बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है मेरी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज मीडियन क्लास। उसके बाद H क्या है, साइज ऑफ मीडियन क्लास। फिर F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और C मेरा क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से जो मेरी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मेरी क्या होगी, C, ठीक है। क्यों ऐसा कहा, जस्ट का वर्ड इसीलिए मैंने यूज किया है कि मीडियन क्लास से फौरन ऊपर वाली, नहीं ऊपर तो ये भी है ना, देखिए 2 भी है, 9 भी है, 19 भी है, कौन सी ऊपर वाली हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मीडियन क्लास से जो फौरन ऊपर है, जो उसके बिल्कुल मीडियन क्लास से जो एग्जैक्टली जो ऊपर हमारी लिखी हुई है ना, दैट इज C। ये हमारा क्या है, C है। इस लिहाज से यहां पर देखिएगा नीचे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, N। N किसके इक्वल है, समीशन ऑफ F के। तो ये सारी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, हम वन बाय वन फॉर्मूले में हर वैल्यू को इसी लिहाज से पुट करते जाएंगे। अब मीडियन क्लास को देखते हुए हम ये सारी वैल्यू बताएंगे कि यहाँ पर L क्या है, H क्या है, F क्या है, ठीक है। वो हम यहाँ साइड पर लिखते जाते हैं, उसके बाद हम सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो देखेंगे मेरी मीडियन क्लास है, पहले मैं बताऊंगी L, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास बाउंड्री की बात हो रही है तो आ जाते हैं हम क्लास बाउंड्री की तरफ, और ये मेरी क्या है, मीडियन क्लास। तो क्लास बाउंड्री लोअर की बात कर रहे हैं, तो लोअर क्लास बाउंड्री यहां पर क्या हो जाएगी, 11.95, ठीक है। उसके बाद H की बात हो रही है, तो H यहां किसके इक्वल होगा, क्लास। अच्छा क्लास, लास्ट क्लास में मैंने आपको H फाइंड करने का तरीका जो बताया था, मैंने ये कहा था कि आप इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे लगा कि ये आपका जो मेथड में मैंने बताया थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आज मैं आपको बहुत ही एक इजी वे बताती हूँ H फाइंड करने का। तो H फाइंड करने के लिए बस कुछ भी नहीं करना, आपने क्लास बाउंड्री पर आ जाए, क्लास लिमिट को छोड़ दें। क्लास बाउंड्री में आपने करना क्या है, अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस कर दीजिए लोअर क्लास बाउंड्री को, आपका H आ जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर निकालने के बाद +1 भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपने क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस कर देना है लोअर क्लास बाउंड्री को, तो आपका H आ जाएगा, ठीक है। एक बार H आ जाए
तो फिर बाकी का भी सेम वही होता है। तो मैं आपके सामने फॉर्मूला भी लिख लेती हूँ एच का। इसी फॉर्मूले को देखते हुए आपने एच फाइंड करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आपको 1 प्लस करना पड़ रहा था ना, तो यहाँ आपको 1 प्लस भी नहीं करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो आपका आएगा आंसर फाइनली, वही आपका क्या होगा, एच। तो यहां पर देख लीजिए एच का फॉर्मूला मैं यहां लिख रही हूं। एच किसके इक्वल है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, यानी मुझे अपर क्लास बाउंड्री में से क्या माइनस करना है, लोअर क्लास बाउंड्री को। तो अपर क्लास बाउंड्री में यहां पर क्या है, चलिए यहां ले लेते हैं, मीडियन क्लास को ले लेते हैं। ठीक है, मीडियन क्लास में मेरी अपर क्लास बाउंड्री क्या है, 12.45, जबकि लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 11.95। तो मैं माइनस कर देती हूँ 12.45 में से 11.95 को। 12.45 में से जब हम माइनस करेंगे 9.5 को, तो यहां पर h की वैल्यू मेरी आ जाएगी, नीचे लिख रही हूं 0.5। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया ना, इसमें कोई 1 प्लस किया ना कुछ किया, बस कैलकुलेटर से आपने सिर्फ माइनस करना है इस वैल्यू को, और माइनस करने के बाद डायरेक्टली आपका h आ जाएगा। ठीक है, h के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास मेरी ये रही, और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। ठीक है, जो इस मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी आ रही है वही हमने इधर मेंशन करनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, उसके बाद सी। सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही यहां पर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ऊपर कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 19, तो सी यहां पर क्या होगा, 19। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ रहा होगा कि आपने किस तरीके से वैल्यू को लिखना है। ठीक है, अब ये देखें तमाम वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मैं इजीली फॉर्मूले में पुट करूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद एन आपको पहले ही बता चुकी हूं कि एन किसके इक्वल है, समीशन ऑफ एफ के। तो एन समीशन ऑफ एफ के इक्वल है, तो समीशन ऑफ एफ किसके इक्वल है, 39 के। तो हम एन के प्लेस में क्या लिख लेंगे, 39। ठीक है क्लास, ये तमाम वैल्यू आपके सामने है। अब बस आपने कुछ भी नहीं करना, इन तमाम वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लें। ठीक है जी, तो क्लास अब इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है ये आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, याद रखिएगा। गलती से भी आपने पहले इस वैल्यू को प्लस नहीं करना, ये वैल्यू सबसे आखिर में प्लस होगी, पहले ये सारी कैलकुलेशन होगी। बोर्ड मास रूल यहां पर हम फॉलो करेंगे, तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक हम प्लस या माइनस सबसे लास्ट में करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर आपका प्लस होता है और लास्ट में माइनस होता है। तो क्लास हमारा जो है यहाँ पर डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप एक काम ये क्या करें कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, स्क्वायर ब्रैकेट। इससे होगा क्या कि आपको याद रहेगा कि आपने पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन एट द लास्ट यू विल ऐड दिस वैल्यू। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर मुझे मिल जाएगी वैल्यू 0.0416, 0.0416। ठीक है, उसके बाद जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 19.5, यानी 39 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो वैल्यू आ जाएगी 19.5। ठीक है, 19.5 में से मुझे माइनस क्या करना है, 19 को करना है। मैं यहां पर 19 को माइनस कर दूंगी। ठीक है,
अभी देखिए स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि अभी हमारा ये काम चल रहा है, कैलकुलेशन जारी है। जब हमारी सिंगल वैल्यू में आ जाएगी, एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम तमाम ब्रैकेट हटा देंगे और लास्ट में इस वैल्यू को प्लस कर देंगे। उम्मीद है कि कैलकुलेशन आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है। कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, बहुत एहतियात से इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इंशाल्लाह आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा जी। उसके बाद जब हम इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5, ठीक है। और उसके बाद हम कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.0416 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0208, ठीक है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे एक वैल्यू मिल चुकी। देखिए अब मेरे पास एक सिंगल वैल्यू आ गई, अब ना तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई हो रहा, ना कुछ यहाँ पर डिवाइड हो रहा, एक वैल्यू निकल कर आ चुकी। अब मैंने सारी ब्रैकेट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, सारी ब्रैकेट हट गई। अब लास्ट में मैं इस वाली वैल्यू को इसमें प्लस कर दूंगी। तो प्लस जब मैं करूंगी कैलकुलेटर से तो मेरा मीडियन फाइनली आ जाएगा 11.9708, ये देख सकते हैं जी। तो यहां पर ये मेरा मीडियन आ चुका है। मीडियन फाइंड करने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल। तो आ जाते हैं हम क्वार्टाइल की तरफ। तो क्लास जिस तरीके से हम मीडियन फाइंड करने के लिए पहले मीडियन क्लास फाइंड करते हैं, सेम इसी तरीके से क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। तो क्वार्टाइल क्लास फाइंड करने के लिए मेरे पास यहाँ 3 फॉर्मूले हैं, Q1, Q2 एंड Q3 तक हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए Q1 क्लास जब हम फाइंड करेंगे तो Q1 क्लास के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n/4 TH वैल्यू, ठीक है। Q2 के लिए 2n/4 TH वैल्यू, यानी कि देखिए जैसे जैसे हमारे यहाँ पर Q की वैल्यू बढ़ती जा रही है, Q1 के लिए n यहाँ पर 1 है, जब Q2 हुआ तो यहाँ पर 2n हो गया, इसी तरह जब Q3 हुआ तो यहाँ पर 3n हो गया। अच्छा, यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर देखें Q2 में मैं डायरेक्ट n/2 भी लिख सकती थी, लेकिन जान के मैंने ये चीज लिखी ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपकी बुक में इसका फॉर्मूला Q2 क्लास का n/2 लिखा हुआ है। अब n/2 किस तरीके से आया तो देख लीजिए, यहां से बेसिकली हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि देखिए ना क्लास हर जगह नीचे डिवाइड में 4 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ डायरेक्टली 2 लिख लेती तो आपके जहन में ये सवाल जरूर आता है कि इसमें चेंज क्यों आया है, यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है नीचे डिवीजन में। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 2 जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आफ्टर कैंसिलेशन दिखाया जाता है बुक में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ कैंसिल करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 1 2, 2 2 4। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर 1 हो गया, नीचे 2 हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, n/2, ठीक है, n/2 TH वैल्यू। इस वजह से Q2 जो है वो किसके इक्वल है, n/2 के, ठीक है। तो जान के ये मैंने फॉर्मूला आपके लिए बाद में लिखा ताकि मैं आपको कैंसिल करके बताऊं कि n/2 क्यों कहते हैं हम Q2 को, क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद फॉर्मूला कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो क्लास अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम Q1 क्लास फाइंड कर लेते हैं। तो Q1 क्लास के लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला है n/4। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 39, क्योंकि n किसके इक्वल है, समेशन ऑफ f के। तो फाइंड कर लेते हैं, 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 9.75, ये मेरी वैल्यू आ गई है। अब हम Q2 फाइंड कर लेते हैं। तो Q2 का फॉर्मूला अब क्या हो चुका है, n/2। तो n की प्लेस में हम रखेंगे 39। 39 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 19.5। अच्छा, अब हम फाइंड कर लेते हैं Q3 क्लास। तो Q3 क्लास का फॉर्मूला है 3n/4। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, जी। 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, n से, यानी कि 39 से। जी, जब हम 39 से 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 117।
अब इसको डिवाइड करवाते हैं 4 से। तो 117 को जब हम 4 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारी Q3 क्लास आ जाएगी 29.25। तो क्लास अब आप देख सकते हैं Q1 क्लास आ चुकी है, Q2 क्लास आ चुकी है और Q3 क्लास आ चुकी है। बस हमें Q3 तक ही फाइंड करना होता है, ठीक है। अगर हमारा ग्रुप डाटा हो और कंटिन्यूस डाटा हो तो हम Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड करते हैं। तो क्लास अब हम देख सकते हैं जब हमारी Q1 क्लास आ रही थी तो वैल्यू हमारी क्या थी 9.75। अब हम देख लेते हैं 9.75 कहाँ लाई कर रही होगी। तो देखिए यहाँ तो नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती क्योंकि ये 9 से ऊपर है, वैल्यू 9.75 है। तो यकीनन यहाँ पर लाई कर रही होगी ये वैल्यू। तो जहां ये वैल्यू लाई कर रही है वहीं पर हम मार्क कर लेंगे, अपनी वैल्यू को लिख देंगे इसके आगे कि ये कौन सी क्लास है मेरी, Q1 क्लास। इसके आगे हम लिख देंगे Q1 क्लास, ठीक है, दैट इज Q1 क्लास। अब आ जाते हैं Q2 पर। तो देखिए Q2 क्या है, Q2 हमारा आ रहा है 19.5। तो 19.5 कहाँ लाई कर रहा होगा, यकीनन यहाँ पर तो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 19.5 जो है वो 19 से बड़ी है वैल्यू। तो 19 से बड़ी वैल्यू क्या है, ये है 31। तो यकीनन 19.5 जो है हमारा इसी रॉ में लाई कर रहा होगा। तो हम ये कौन सी क्लास हो गई, Q2। ये हमारी क्लास हो गई Q2। अच्छा, अब जरा यहां देख लेते हैं क्लास। तो देखिए यहां पर जो है, जो हमारी Q3 क्लास आई है दैट इज 29.25। तो 29.25 भी यकीनन यही लाई कर रहा होगा जहां पर Q2, क्योंकि देखे ना ये भी तो वैल्यू 29 से ग्रेटर है ना, ठीक है ना। 31 29.25 से तो ग्रेटर है, तो जाहिर है 29.25 भी यही लाई कर रहा होगा। इसका मतलब ये दोनों क्लास हो गई, Q2 क्लास भी हो गई और Q3 क्लास भी हो गई। तो हम यहां पर लिख देंगे Q2 एंड Q3 क्लास, ठीक है। ये दोनों क्लास है, Q1 Q2 भी है और Q3 भी है। तो क्लास आप देख सकते हैं यहां पर हमने Q1, Q2 एंड Q3 क्लास फाइंड कर ली है। अब आप ये कीजिएगा, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा कलर से, कोई भी अच्छा सा इसमें कलर कर दीजिएगा, इस पे भी कलर कर दीजिएगा, अलग अलग कलर कीजिएगा ताकि याद रहे कि ये Q1 क्लास है, ठीक है। Q2 और Q3 क्लास के लिए कलर अलग यूज कीजिएगा ताकि ये प्रोमिनेंट हो, हाईलाइट हो, ठीक है। अब हम कोटाइल फाइंड कर लेते हैं। कोटाइल क्लासेस फाइंड करने के बाद आ जाते हैं कोटाइल की तरफ। तो कोटाइल के लिए भी हमारे सेम बिल्कुल उसी तरह से कॉलम होते हैं जैसे कि मीडियन में होते हैं, सेम वही क्लास बाउंड्री, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मालूम करने का ऑलमोस्ट मेथड भी कुछ मिलता जुलता ही है मीडियन और कोटाइल को। तो क्लास अब आप देखें यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला यूज हुआ है वो भी मीडियन से मैच करता हुआ ही है। मीडियन में भी हम यही फॉर्मूला यूज कर होता है, बस चेंजिंग यहाँ आती है। यहाँ पर ये n/4 है जबकि मीडियन में n/2 होता है, ठीक है। तो क्लास अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने यूज करी है टर्म्स L, H, F, N, ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी है। सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि मीडियन में था, बस सिर्फ यहाँ पर मीडियन क्लास की बजाय हम क्या लिख देंगे, कोटाइल क्लास, क्योंकि अब यहाँ पर बात मीडियन की नहीं, किसकी हो रही है, कोटाइल की हो रही है। तो सारी चीजें वही रहेंगी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मीडियन में। तो बस मीडियन के बजाय यहाँ पर चेंज आप कोटाइल का हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोटाइल लिख देंगे कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ कोटाइल क्लास। तो हम पहले Q1 फाइंड कर रहे हैं तो हम Q1 क्लास में देखेंगे। तो Q1 क्लास में हमारी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 11.45, ठीक है। यहां मैं साइड पे लिखती रहती हूं 11.45। ये मेरी Q1 क्लास की हो गई लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। और उसके बाद है L के बाद हमारा क्या है, H, साइज ऑफ कोटाइल क्लास। तो देखिए क्लास ऊपर मैंने H का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सेम वही फॉर्मूला मैं यहां भी यूज करूंगी। H का फॉर्मूला है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो देखें Q1 क्लास में ये मेरी अपर क्लास बाउंड्री है और ये मेरी लोअर क्लास बाउंड्री है। तो मैं अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो हम कर देते हैं माइनस
11.95 में से 11.45 को माइनस करूंगी तो मेरा एच आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 मेरा एच आ जाएगा। एच के बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास। तो देखें ये मेरी Q1, क्योंकि हमने दो क्लासेस यहां पर ली हुई है, Q1 क्लास, तो अभी हम Q1 फाइंड कर रहे हैं, तो आप सारी चीजें Q1 क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, तो क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या लिखी हुई है यहां पर, 10। तो F क्या हो जाएगा, 10। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर क्वार्टाइल क्लास, यानी क्वार्टाइल क्लास से ऊपर वाली। सेम उसी तरीके से जैसे मीडियन में था ना, आपको बताया था मैंने कि जो भी हमारी मीडियन क्लास होती है हम उससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, बिल्कुल जस्ट ऊपर, उससे ऊपर, यानी कि उससे और ऊपर नहीं, सिर्फ उस क्लास से ऊपर जो लिखी होती है। ठीक है ना, क्लास से फौरन ऊपर जो लिखी होती है। अभी हम Q1 क्लास की बात कर रहे हैं, तो Q1 क्लास से ऊपर क्या लिखी हुई है, 9 लिखी हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर C क्या हो जाएगा मेरा, 9। जी, C यहां पर 9 हो चुका है, जबकि N किसके इक्वल है, समीशन ऑफ F के, और समीशन ऑफ इक्वल है 39 के। तो N की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 39। ठीक है, तो देख सकते हैं सारी वैल्यू मैं आपके सामने लिख चुकी हूं, L, H, F, C एंड N। ये तमाम वैल्यू जो मैंने यहां लिखी है, अब मैं इन्हें फॉर्मूले में पुट कर देती हूं आपके सामने, और फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं Q1। ठीक है, अब हम आगे, आपको पता है सेम उसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी जिस तरीके से मीडियन में हुई थी। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और लास्ट में इस वैल्यू को प्लस करेंगे। तो यहां पर ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं हम, आप चाहे तो कर्ली ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं। जी, जब हम 0.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.05, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब 9.75 में से मुझे माइनस करना है 9 को, तो यकीनन मेरी वैल्यू क्या रिमेनिंग होगी, 0.75। जी, ये देख सकते हैं यहां पर जब मैंने इसको माइनस किया तो वैल्यू आ गई मेरी 0.75। अब हम 0.05 और 0.75 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो होगी 0.0375। ये देख सकते हैं, ये जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो वैल्यू आ गई 0.0375। तो क्लास अब हमारी सारी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी है, कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड होने के लिए बाकी नहीं है, सिंगल फॉर्म में वैल्यू आ चुकी है। अब हम लास्ट में इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद जो फाइनली मेरा क्वार्टाइल 1 आएगा वो होगा 11.4875 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो क्लास अब इसी तरीके से सेम हम Q2 फाइंड कर लेते हैं जिस तरीके से हमने Q1 फाइंड किया। तो क्लास Q2 का फॉर्मूला मेरा होगा L प्लस H अपॉन F N अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप कहेंगे यहाँ पर 2 क्यों आया, क्वार्टाइल में तो 4 आता है। तो क्लास बिल्कुल इसी तरीके से जब हम Q2 क्लास फाइंड कर रहे थे, आपको याद होगा, तो वहां पर नीचे मैंने 4 लिखा था लेकिन आपको कैंसिल करके दिखाया था। कैंसिल करने के बाद बिलाखिर हमारी वैल्यू क्या आ गई थी Q2 क्लास के लिए, N अपॉन 2। तो सेम वही हम यहाँ भी लिखेंगे N अपॉन 2। और क्लास एक बात आप गौर कीजिएगा कि ये आप इस Q2 फॉर्मूले पे अगर गौर करें तो ये बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो कि हमने मीडियन के लिए यूज किया था, कुछ भी चेंज नहीं है। मीडियन में भी हमारा सेम यही फॉर्मूला था, बस यहाँ Q2 की जगह क्या लिखा हुआ था, वर्ड मीडियन लिखा हुआ था। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, मैं आपको बता देती हूं। देखिए यहां पर फर्ज करेंगे मेरी एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, देखिए ये है इस तरीके से, ये देखें, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, डाटा 1/4 का मतलब है ये क्यों,
हाँ, अब देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं ना, क्वार्टर, यानी हमें क्वार्टर डाटा को लेना होता है। क्वार्टर डाटा अगर हमारा होता है तो क्या होता है, वो Q1 होगा, ठीक है। इसी तरह से ये Q2 होगा और ये Q3 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर होता क्या है, Q1 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। जब हम Q2 पर आते हैं तो ये डाटा की कौन सी वैल्यू नजर आ रही है आपको, बिल्कुल सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है। देखें जितना डिस्टेंस यहां रह गया उतना ही यहां, सेम इसी तरह से डाटा का ये क्या है, सेंटर डिस्टेंस है Q2। तो सेंटर का मतलब क्या हो गया, मीडियन क्या होता है हमारा, मीडियन भी तो बिल्कुल सेंटर की वैल्यू होती है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q2 किसके इक्वल हो गया, मीडियन के इक्वल हो गया, यानी जो वैल्यू मेरी मीडियन की होगी यकीनन वही किसकी होगी, Q2 की होगी। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ Q2 इज इक्वल टू M फॉर मीडियन। तो Q2 किसके इक्वल है, मीडियन के इक्वल है। इसी वजह से हमारा फॉर्मूला भी क्या है, बिल्कुल सेम वही होगा जो कि हमने मीडियन के लिए यूज किया था, बस यहां पर चेंजिंग Q2 हो गई, ठीक है जी। डिस्क्रीट डाटा में हम लोगों ने जो है फाइंड किया था Q1 एंड Q3, Q2 मैंने फाइंड नहीं करवाया था, ठीक है। मैंने कहा था जब भी क्वार्टाइल्स की बात हो तो हम Q1 एंड Q3 फाइंड करेंगे, Q2 नहीं फाइंड करेंगे। क्यों नहीं फाइंड किया था, क्योंकि क्लास हम उसमें मीडियन फाइंड कर चुके थे। तो मीडियन किसके इक्वल होता है, Q2 के इक्वल होता है ना। तो अगर हमने मीडियन फाइंड कर लिया तो Q2 की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मीडियन फाइंड करें या Q2 फाइंड करें, बात एक ही है, दोनों ही सेंटर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से हम Q2 फाइंड नहीं करते। लेकिन यहां मैं आपको इसलिए फाइंड करके दिखाऊंगी ताकि आपको मालूम हो कि जो Q2 की वैल्यू आती है सेम वही आएगी, हमारा आंसर वही होगा जो कि मीडियन का आया था, ठीक है। तो नॉर्मली इसीलिए हम Q2 फाइंड नहीं करते। अगर आपकी क्वेश्चन में ऑलरेडी मीडियन दिया हुआ है फाइंड करने के लिए तो फिर Q2 तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम वही कैलकुलेशन, वही आंसर, वही सब कुछ। तो आप डायरेक्टली भी यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज Q2 इज इक्वल टू मीडियन, सो दैट्स व्हाई द Q2 की वैल्यू वही होगी जो कि हमारी मीडियन की आई थी। लेकिन हम यहाँ पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि वाकई ही Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, यकीनन वही आएगा जो कि मीडियन का आया था। तो हम सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, सेम वही सब कुछ होगा, सिर्फ चेंजिंग यहाँ पर आएगी। अब हमारी लोअर क्लास बाउंड्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो जो चेंज होगा वो मैंने यहां से रब कर दी है, तो देख लीजिएगा क्लास। अब मैं फाइंड कर रही हूँ Q2, तो मैं Q2 क्लास को फॉलो करूंगी। ये मेरी क्या है, Q2 क्लास। Q2 क्लास के लिहाज से अब मेरी जाहिर है लोअर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। L क्या हो जाएगा अब मेरा, जी 11.95, ठीक है। ये मेरा L हो गया। H मेरा वही रहेगा, हम किसी भी क्लास बाउंड्री का डिफरेंस फाइंड करें तो H रिमेन सेम, H की वैल्यू वही रहेगी। हर वैल्यू का जब भी हम माइनस करेंगे तो वो 0.5 ही आएगा, तो H में तो कोई चेंज नहीं होगा। अलबत्ता फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो देखें मेरी अब कौन सी क्लास है, Q2 क्लास है, तो फ्रीक्वेंसी अब मेरी क्या हो जाएगी, 12। यहां हम दे देंगे 12, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यकीनन चेंज हो जाएगी, सी भी हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गई, हमारी क्लास चेंज हो गई, नीचे वाली क्लास हो गई। तो अब इस क्लास के लिहाज से हमारी जो सी होगा वो इससे ऊपर वाली क्लास होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो इस क्लास से ऊपर वाला जो मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या लिखा हुआ है, 19। तो अब मेरा सी क्या हो गया, 19। एन हमारा वही रहेगा 39, जाहिर है क्योंकि वो समीशन ऑफ एफ के इक्वल है। तो क्लास अब ये सारी वैल्यू मैं पुट कर लेती हूँ फॉर्मूले में आपके सामने। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं ताकि हमें रहे कि हमने पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है और लास्ट में इस वैल्यू को प्लस करना है, ठीक है। तो क्लास अब हम जब 0.5 को डिवाइड करते हैं 12 से तो हमारी वैल्यू आ जाती है 0.0416। जी उम्मीद है कि यहां अब तक आपको समझ आ रहा होगा जी। या हम ये कर लेते हैं, चले ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो क्लास अब देखें 19.5 में से जब मैं 19 को माइनस करूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.5। जी वैल्यू क्या आ गई मेरी 0.5। इसी तरह से अब मैं इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दूंगी, 0.0416 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.0208।
अब लास्ट में मैं इन दोनों वैल्यू को क्या करवा दूंगी, प्लस करवा दूंगी। प्लस करवाने के बाद जो फाइनली मुझे Q2 की वैल्यू मिलेगी वो होगी 11.9708। 11.9708। तो क्लास अब आप देख सकते हैं, आप चाहे तो चेक भी कर लीजिएगा जो हमने मीडियन फाइंड किया था, ठीक है, इसी क्वेश्चन में जो मीडियन फाइंड किया था, तो मीडियन का आंसर और Q2 का आंसर सेम होगा, ठीक है, क्योंकि Q2 जो है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, मीडियन के। तो जो आंसर आपका मीडियन का आ रहा होगा सेम वही आंसर आपका Q2 का भी होगा। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं Q3। तो Q3 का फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या है, Q3 इज इक्वल टू L प्लस एच अपॉन एफ 3n अपॉन 4। देखें यहाँ पर Q3 है तो अब 3n हो गया, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से चेंज आ रहा है जिस तरीके से हम क्लासेस फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पर चेंज आ रहा था, Q3 था तो यहाँ 3n हो गया, Q2 था तो यहाँ पर 2n हो जाता है, ठीक है। वो हमने कैंसिल करने के बाद उसे फिर नीचे 2 कर दिया था, वो एक अलग बात है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सेम वही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लासेस भी दोनों सेम है, Q2 की भी और Q3 की भी, दोनों क्लासेस हमारी सेम है, तो यकीनन जो हमारी वैल्यू होंगी फॉर्मूले के लिहाज से वो भी सेम होंगी, ठीक है ना। लोअर क्लास बाउंड्री भी हमारी यही होगी, इसके अलावा एच तो वही होगा, एच तो चेंज ही नहीं हो रहा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी हमारी यहाँ पर Q3 के लिए 12 ही होगी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चूंकि हमें बिफोर लेनी होती है क्वार्टाइल क्लास से, तो जाहिर है ये Q3 क्लास भी है, तो Q3 क्लास से ऊपर वाली जो वैल्यू मेरी है 19, दैट इज C, वही कंसिडर होगी। तमाम वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा इस फॉर्मूले में, और कुछ भी चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज यहाँ आ रहा है, इसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो Q2 से चेंज होगा। तो क्लास आप जरा देखिए, सारी वैल्यू को मैं पुट करने जा रही हूँ फॉर्मूले में, ठीक है, देख सकते हैं सारी वैल्यू मैंने जो है वो पुट कर दी है। यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लेती हूँ, ये देखें। अब जब हम 0.5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 0.0416। यहाँ क्या करना है, पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। ये काम आप डायरेक्टली कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, दोनों काम साथ ही करना है। पहले 3 को मल्टीप्लाई भी कर दें 39 से, और 39 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आए उसको आप साथ ही डिवाइड भी कर दीजिए 4 से। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो होगी 29.25। 29.25 आगे लिखा हुआ है -19 ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मुझे आगे क्या करना है, इस वैल्यू में से 19 को माइनस करना है। तो 29.25 में से जब हम 19 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 10.25। तो अब मुझे लास्ट में यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो भी आंसर आएगा फिर हम लास्ट में इसको प्लस करेंगे। सॉरी, यहाँ प्लस का साइन था, ठीक है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इस वैल्यू को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी कैलकुलेटर से, तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 0.4264। पहले मैं यहां लिख लेती हूँ, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है मल्टीप्लाई करने पर। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है। तो प्लस कर लेते हैं कैलकुलेटर में। प्लस करने के बाद जो फाइनली मुझे Q3 की वैल्यू मिल जाएगी वो होगी 12.3764। ये वैल्यू आ गई है मेरी Q3 की, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने Q1, Q2 एंड Q3 तीनों ही हम फाइंड कर चुके हैं, तीनों को ट्रायल आपके सामने है, क्लासेस भी मेंशन कर दी है मैंने। अब लास्ट हमारा रह गया है मॉड, तो चलें फिर मॉड भी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि मॉड फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है। तो हम पहले मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, हमें क्लास पता चलेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मॉड फाइंड करेंगे। तो क्लास मॉडल क्लास का जो फॉर्मूला होता है मेरा वो होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वहीं पर मेरी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। तो क्लास यहाँ पर हमें सिर्फ 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक क्लास लिमिट,
फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री। यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं चाहिए होता है, मॉड के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी कहाँ आ रही है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ आ रही है। आप देख सकते हैं बाकी तमाम फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 यहीं पर है, बाकी कहीं भी इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये मेरी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यही मेरी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। यहां आप लिख दीजिएगा मॉडल क्लास। ठीक है, क्योंकि अब बात किसकी हो रही है, मॉड की, तो ये हो जाएगी मॉडल क्लास। ठीक है, तो अब हम यहां देख लेते हैं कि मॉडल क्लास मेरी क्या आ रही है, 12 आ रही है। मॉडल क्लास यहाँ पर 12 है। याद रखिए ये मॉडल क्लास आई है, मॉड नहीं आया। अब हम मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद फाइंड करने जा रहे हैं मॉड। जी, तो क्लास अब हम मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो मॉडल क्लास हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, आपके सामने ये मॉडल क्लास है। तो मॉड का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस, देखिए मॉड को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात तो आपको मैं शुरू से बता रही हूँ कि एक्स के ऊपर उल्टा कैप हम इस तरीके से लगाते हैं, तो ये सिंबल हमारा रिप्रेजेंट करता है मॉड को। जी, तो मॉड का फॉर्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय 2fm माइनस fm माइनस 1 माइनस fm प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरा मॉड का फॉर्मूला है। अब यहाँ जो जो वैल्यू यूज हुई हैं, fm क्या है, fm माइनस 1 क्या है, fm प्लस 1 क्या है, वो सब मैंने यहाँ कॉर्नर पर लिख दी है। आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में, आप भी नोट डाउन कर दीजिएगा कि कौन सी वैल्यू किसकी इक्वल है। देखिए सेम जो L होगा वो तो लोअर क्लास बाउंड्री ही होता है हमेशा से, कभी भी अपर क्लास बाउंड्री नहीं होता। जिस क्लास की भी हम बात कर रहे होते हैं, चाहे वो मॉडल क्लास हो, मीडियन क्लास हो, कोटाइल क्लास हो, एल जो होता है वो हमेशा उस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां भी क्या है, क्योंकि यहां बात मॉडल क्लास की हो रही है, तो हम लिखेंगे लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। इसी तरह से एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, अब यहाँ एफ एम माइनस 1 क्या है, अब ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है। देखिए ये मेरी कौन सी क्लास है, मॉडल क्लास है, और इसकी फ्रीक्वेंसी तो 12 है, तो मुझे कौन सी लेनी है, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को लेना है ना। तो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाएगी, एफ एम माइनस 1, दैट इज एफ एम माइनस 1। ठीक है, तो ये एफ एम माइनस 1 मेरा क्या है, जस्ट बिफोर मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास। इसी तरह से एफ एम प्लस 1 क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास, यानी ये मॉडल क्लास मेरी 12 है, इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, एफ एम प्लस 1। तो उम्मीद है कि आपको एफ एम माइनस 1 और एफ एम प्लस 1 का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने आपको बताया था, सेम वही तरीका यहां भी फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद एन आपको पता है समीशन ऑफ एफ होता है। तो क्लास अब हम फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है, जो मेरे पास फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है, और हम मॉडल क्लास को देखते हुए अपनी तमाम वैल्यू पहले साइड पे नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हर वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके हम अपना मॉड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, एल। एल हमारी क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये रही, और उसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये आपके सामने है 11.95। ठीक है, एल के बाद हम लेंगे एफ एम। जी, एफ एम किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये मेरी मॉडल क्लास है, और मॉडल क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या लिखी हुई है, 12। तो एफ एम मेरी क्या हो जाएगी, 12। उसके बाद एफ एम माइनस 1 है। जी, एफ एम माइनस 1 कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी क्या होगी, एफ एम माइनस 1। तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और इससे ऊपर वाली क्या है, 10। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, एफ एम माइनस 1। यहां हम 10 ले लेंगे।
उसके बाद fm+1 ले लेते हैं जी। fm+1 क्या है? फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास ये रही मेरी, और मॉडल क्लास से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? fm+1, यानी fm+1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। और n आपको पता है समीशन ऑफ f के इक्वल है, और समीशन f जो है वो मेरा 39 के इक्वल है, तो n भी किसके इक्वल हो जाएगा? 39 के। अब आप देख सकते हैं कि जो जो वैल्यू मुझे फॉर्मूले में पुट करनी है मैंने वो वहां मेंशन कर दी है, तो अब मुझे यहां पर फॉर्मूले में रखने के लिए इसको देखना नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरे पास डायरेक्टली वहां वैल्यू लिखी हुई है, बस मैं वहां से यहां अपने फॉर्मूले में कॉपी करती जाती हूँ और उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेट। ये देख सकते हैं जैसे जैसे फॉर्मूले में लिखी हुई थी वैल्यू मैंने उसी हिसाब से पुट कर दी है। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्लास कैलकुलेशन का तरीका वही होगा जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि पहले हम इन पूरी चीज को सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे। याद रखिएगा बोर्ड मास रूल यहाँ पर फॉलो होगा, बोर्ड मास रूल का बहुत ख्याल रखना है। अगर इसमें मिस्टेक हो गई तो फिर आपका पूरा आंसर रॉन्ग आएगा, आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता फिर, ठीक है। सारी जो आपने मेहनत की है वो सब बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए आप काम ये क्या करें कि आप ब्रैकेट का यूज करा करें, ठीक है। इससे पता लगता है कि हमने पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, जब इसका फाइनली एक सिंगल फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो लास्ट में हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्लास अब देखें 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी जाएगा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसको हमने करना है 0.5 से, इसके बाद यहां देखिएगा 2 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। और यहां पर आगे लिखा हुआ है -8 एंड -10 जी। जब हम 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। 0.5 को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 2 से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1, यहां पर हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद यहां देखिएगा 24 में से मुझे माइनस करना है 10 को, और जब मेरे पास आंसर आएगा फिर उसमें से माइनस करना है 8 को। तो कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली कीजिएगा, 24 लिखिएगा पहले, 24 4 प्रेस करने के बाद उसमें से माइनस करेंगे 10 को, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी अगेन हम फिर माइनस कर देंगे 8 को। तो तमाम वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फाइनली जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी 6, ठीक है जी। तो अब हम यहां पर ये कर लेते हैं, पहले 1 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 1 6 से डिवाइड हो जाएगा फाइनली सिंगल फॉर्म में एक वैल्यू आ जाएगी, तो लास्ट में फिर हम इस वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो जब 1 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो वैल्यू आ जाएगी 0.1666, यानी कि 3 टाइम्स 6। इस तरीके से चूंकि हम 4 डिजिट तक ले रहे हैं तो हम यहां तक 6 लेंगे, ठीक है। 3 6 लेंगे, उससे आगे हम स्किप कर देंगे। अब देखिए हम लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है, तो ऐड कर देंगे हम कैलकुलेटर से। तो ऐड करने के बाद फाइनली जो मुझे मॉड की वैल्यू मिल जाएगी वो होगी 12.1166। ये मेरा क्या आ चुका है, यहाँ पर मॉड हो चुका है। तो क्लास आप देख सकते हैं सारी चीजें जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉड, ये सब चीजें आपको मैंने यहाँ पर फाइंड करके दिखा दी है। कोशिश की है कि हर वैल्यू को, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाए, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो आपको समझ ना आए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर आज एक्सरसाइज 22.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्लास इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप इन वीडियो से, तो फिर वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, ठीक है, क्लास फेलोज में, जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि इनको फैलाना आपको पता है सदका जारिया भी है। तो जरूर आप शेयर करें वीडियो को और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।